श्रोताओं नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आज फिर से उपस्थित हूँ एक कवि के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय लेकर। हम आज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी पर चर्चा करेंगे। उनके जीवन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से उनकी जीवन यात्रा चली। उसके अतिरिक्त उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन प्रमुख रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। और यदि कुल मिलाकर देखें तो अज्ञेय की रचनाओं की, उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयोगवादी कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कुशीनगर, वहाँ हुआ था। इसे कुशीनारा के नाम से भी कई लोग जानते हैं। और कुशीनगर इसलिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने महानिर्वाण इस स्थान पर प्राप्त किया था, इसलिए स्थान की महत्ता बहुत अधिक है। और यह एक ऐतिहासिक स्थान भी है, पुरातात्विक स्थान भी है, तो इसलिए भी इसका अधिक महत्व है। और अज्ञेय जी का जन्म कुशीनगर में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में भी इस स्थान का जो पुरातात्विक महत्व है वही है। इनके पिता पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे। पुरातत्व विभाग जो कि ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई करके ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्रित करने का कार्य करता है। तो महात्मा बुद्ध का ये स्थान है, इसलिए इस स्थान की भी खुदाई की गई। और क्योंकि अज्ञेय जी के पिता पुरातत्व विभाग में थे, तो उन्होंने भी कुशीनगर में खुदाई का कार्य करवाया और वहीं अज्ञेय जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद था। क्योंकि अज्ञेय का जन्म इतने पवित्र स्थान पर हुआ, तो संभवतः इसी कारण से इनका नाम सच्चिदानंद रखा गया। वात्स्यायन इनका गोत्र है, तो इसलिए इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इस प्रकार से है। और अज्ञेय इनका उपनाम है, जैसा कि परंपरा रही है। कवियों और लेखकों के द्वारा उपनाम लगाए जाते रहे हैं। जैसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी के साथ निराला उपनाम देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ एक भारतीय आत्मा, ऐसा उपनाम हम देखते हैं। इसी तरह से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के साथ उपनाम का प्रयोग हुआ अज्ञेय। और इस अज्ञेय उपनाम के पीछे भी एक कथा है, एक प्रसंग है। उस प्रसंग का मैं इसी समय जिक्र करना चाहूँगा। अज्ञेय जी जब जेल में थे, तब जेल से ही उन्होंने जैनेंद्र कुमार, जो कि एक अन्य साहित्यकार हैं, कथाकार, बड़े प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं, उनके पास अपनी कुछ कहानियाँ भेजी और यह भी साथ में निवेदन किया कि इन कहानियों को किसी पत्रिका में स्थान दिया जाए। तो जैनेंद्र कुमार जी ने कहानियों को पढ़ा। फिर जो व्यक्ति अज्ञेय जी की वे कहानियाँ लेकर जैनेंद्र जी के पास गया था, कुछ दिनों बाद पुनः जैनेंद्र जी के पास जाकर उसने पूछा कि क्या आपने
वे कहानियाँ पढ़ी। जैनेंद्र जी ने कहा कि हाँ, मैंने वे कहानियाँ पढ़ी और कहानियाँ अच्छी हैं। व्यक्ति ने कहा, क्या आप यह बात हमें लिख कर दे सकते हैं कि आपको कहानियाँ अच्छी लगी? जैनेंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने एक अखबार का टुकड़ा उठाकर उस पर लिख दिया कि मुझे यह कहानियाँ अच्छी लगी। फिर जैनेंद्र जी ने उन कहानियों को प्रेमचंद जी के पास भेज दिया, लेकिन समस्या यह उत्पन्न हुई कि उन कहानियों के साथ लिखने वाले का नाम नहीं था। अतः प्रेमचंद जी ने उन कहानियों को अज्ञेय नाम से प्रकाशित कर दिया। अज्ञेय, जिसका कोई पता ना हो, जिसे कोई जान न पाया हो, इस नाम से उन कहानियों का प्रकाशन कर दिया गया। फिर इसी तरह से उनकी और भी कई कहानियाँ अज्ञेय नाम से ही प्रकाशित हुई। अतः उनका जो अज्ञेय उपनाम है, उस उपनाम को देने का श्रेय प्रेमचंद जी और जैनेंद्र जी को जाता है। अतः उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पड़ा। अब बात करते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ और कैसे हुई। उनके पिता को उनकी प्रतिभा का आभास बचपन में ही हो गया था। अतः उन्होंने सच्चिदानंद को घर पर ही भाषाई शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसमें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि भाषाओं की शिक्षा देने का कार्य घर पर ही प्रारंभ हुआ। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। क्योंकि उनके पिता ऐसे विभाग में थे, उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता था। अतः अज्ञेय जी को भी विभिन्न स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने का और विभिन्न स्थानों पर घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। मद्रास से उन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद लाहौर के एक कॉलेज से उन्होंने बीएससी ऑनर्स और उसके बाद उन्होंने स्नातकोत्तर अंग्रेजी एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। लेकिन जब वो एमए इंग्लिश के प्रथम वर्ष में थे, तभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। और यह वह दौर था जब क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि बड़े सक्रिय रूप से देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के संपर्क में अज्ञेय जी भी आए, युवा थे। और क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो इन्हें बम आदि बनाने का थोड़ा तजुर्बा था। इसलिए क्रांतिकारी दल में जब ये अज्ञेय जी शामिल हुए, तो इन्हें साइंटिस्ट के नाम से बुलाया जाता था और क्रांतिकारी दल में ये कार्य भी बम बनाने का ही करते थे। दिल्ली में ये आए, क्रांतिकारियों के साथ रहे, वहाँ बम बनाने का कार्य भी किया। लेकिन इसी दौरान इन पर अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा भी चलाया और इनके लिए सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग इस विषय में भी सुनने को मिलता है कि जिस न्यायाधीश ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का अपराधी ठहराया था और उन्हें सज़ा सुनाई थी, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि अज्ञेय जी के द्वारा जो हलफनामा दिया गया, जो बयान दिया गया, वह कोई साधारण बयान नहीं है, साधारण स्टेटमेंट नहीं है, साधारण कथन नहीं है, बल्कि
वह तो साहित्य का एक अंश है, वह तो एक अच्छे साहित्य के समान है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इतने प्रतिभावान व्यक्ति को मैं सज़ा दे रहा हूँ। तो जज ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इन्होंने उस समय बयान में भी जो लिखा था वह भी एक भाषा का उत्कृष्ट नमूना था और उसे भी साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता था। तो इनकी लिखने की प्रतिभा और भाषा पर पकड़ प्रारंभ से ही थी। न्यायाधीश के इस कथन से इस बात का स्वतः ही पता लग जाता है, ये बात स्वाभाविक ही पता लग जाती है। उस समय बमुश्किल इनकी आयु 20 वर्ष ही रही होगी। इन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और मुल्तान जेल में इनको रखा गया। लेकिन जेल में अज्ञेय जी ने अपने रचना कार्य को विकसित किया। उन्होंने जेल में बहुत कहानियाँ भी लिखी और जो उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास सामने आया, शेखर एक जीवनी, उसकी भूमिका भी इन्होंने जेल में ही गढ़ी। उसी दौरान इनका पहला काव्य संग्रह भी तैयार हुआ और जेल में ही इन्होंने एक कहानी संग्रह की रचना की जिसका नाम भग्नदूत है। माफ़ कीजिए, भग्नदूत इनके काव्य संग्रह का नाम है। कहानी संग्रह का नाम कोठरी की बात। उस कहानी संग्रह की रचना इन्होंने अपने जेल में बिताए गए समय के दौरान ही की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये 1936 में जेल से बाहर आए तो उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता का प्रारंभ किया और विशाल भारत और सैनिक, इन 2 पत्रों का संपादन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद ये 1943 तक 1943 तक पत्रकारिता का कार्य करते रहे और 1943 में ये द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में सम्मिलित हुए और सेना में ये कप्तान बने। 1946 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, तब तक इन्होंने सैनिक के रूप में कार्य किया। फिर सेना से त्याग पत्र दे दिया और फिर से साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य करने लगे। प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, ऐसे तमाम जो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं थी उनका सफल संपादन अज्ञेय जी ने अपने जीवन में किया। और ये इस बात को भी मानते थे कि साहित्य के प्रसार और साहित्य के विकास में पत्रकारिता का बहुत अहम योगदान है और इसीलिए इन्होंने सन 1979 में वत्सल निधि, एक संस्था की स्थापना भी की जो कि साहित्य के प्रसार के लिए ही बनाई गई। और ये पत्रकारिता को इसलिए अधिक मन से करते भी थे कि साहित्य को किस प्रकार से पाठकों तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी या इसका उत्तरदायित्व ये पत्रकार पर ही मानते थे। और एक बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में अज्ञेय जी जाने जाते हैं। अज्ञेय जी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, अपितु वे चित्रकार भी बहुत अच्छे थे और बहुत सी अन्य कलाएं भी अज्ञेय जी जानते थे। उन्होंने अपने जीवन में कार्य भी बहुत अधिक किए हैं, चाहे वो
सैनिक के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में, साहित्यकार के रूप में, पत्रकार के रूप में, अध्यापक के रूप में। तो उन्होंने अनेक कार्य अपने जीवन में किए हैं, अनेक अनुभव उन्होंने अपने जीवन से ग्रहण किए हैं। और यदि हम उनकी रचनाओं को देखें तो उनके ये अनुभव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसी भी रचनाकार की रचनाएं उसके जीवन से अवश्य ही प्रभावित होती हैं, और आगे जी की रचनाओं के साथ भी ऐसा ही है। उनकी रचनाओं में उनके जीवन की विविधता की झलक दिखाई देती है, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि आगे जी को अनुसरण करना, उनका अनुकरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई एक पक्ष उनकी रचना का नहीं है। जीवन के विविध अनुभव थे, इसी तरह से उनकी रचनाओं के भी विविध आयाम हैं, और उनका अनुकरण करना संभव नहीं है। उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, और साथ ही विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन दो महाद्वीपों को छोड़कर उन्होंने लगभग सभी महाद्वीपों की यात्रा की, और उन अनुभवों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पुरस्कार भी मिले। उनकी एक कृति आंगन के पार द्वार, जो कि 1961 में उनके द्वारा लिखी गई थी, उस कृति पर सन 1964 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उनकी एक कृति कितनी नावों में कितनी बार, इस कृति पर उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोत्तम पुरस्कार है, इस पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1983 में उन्हें स्वर्णमाल पुरस्कार से रूस सरकार ने सम्मानित किया। रूस में दिया जाने वाला यह स्वर्णमाल पुरस्कार प्रति वर्ष पूरे विश्व के किसी एक ही सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार को दिया जाता है, और उस वर्ष आगे जी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। जहाँ तक आगे जी के वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, उनके वैवाहिक जीवन में उन्होंने 3 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी संतोष, जिसके साथ उनका संबंध केवल 1 मास तक ही रहा। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कपिला, जिसके साथ भी उनका संबंध कुछ वर्ष ही रहा। उसके बाद वे दोनों अलग ही रहते थे, संबंध विच्छेद हुआ। उसके बाद उनकी तीसरी पत्नी इला, जिससे उन्होंने औपचारिक रूप से विवाह नहीं किया था, लेकिन उनके साथ उन्होंने 17-18 वर्ष का समय व्यतीत किया। उनके वैवाहिक जीवन की छाप उनके उपन्यासों जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि में भी हम देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी रचनाकार की रचनाओं में उसके व्यक्तिगत जीवन की छाप अवश्य दिखाई देती है, और जब आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो उनके जीवन की इस छाप को भलीभांति आप उनके उपन्यासों में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम आगे जी के जीवन की कुछ और बातों को देखें तो उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया।
3 सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए। पहला सप्तक जिसे तार सप्तक कहा जाता है 1943 में, 1943 में। दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा सप्तक सन 1959 1959 में प्रकाशित किया। और इन तीनों सप्तकों में उन्होंने नवोदित रचनाकार जो कि नए नए विषय और नए नए शैली का प्रयोग करके कविताएं या अपने साहित्य की रचना कर रहे थे, उन सबको सम्मिलित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने एक पत्रकार के दायित्व को भी निभाया और साहित्य को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1987 में इनको सांस की बीमारी ने ग्रसित कर लिया और 1987 में ही इन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। यह तो संक्षिप्त रूप से मैंने अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में बताया। अब अज्ञेय जी की रचनाओं से हम रूबरू होते हैं। अज्ञेय जी ने अपने जीवन में साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई, चाहे वह कविताएं हो, कहानी हो, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, आलोचना, नाटक, इन सभी विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई और लगभग सभी विधाओं में बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। उनकी रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम उनकी काव्य रचनाएं। उनका पहला काव्य संग्रह जिसे भग्नदूत के नाम से जानते हैं, यह सन 1935 में प्रकाशित हुआ। रचना इसकी उन्होंने 1933 में ही कर ली थी। इसके बाद उनका दूसरा जो काव्य संग्रह आया उसका नाम था चिंता, जो कि सन 1942 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनका तीसरा काव्य संग्रह जो कि 1946 में आया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह माना जाता है। इसका नाम है इत्यलम। इति अलम, इन दो शब्दों के संधि से बना है यह शब्द इत्यलम। और जो एक अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविता उड़चल हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, यह कविता इसी काव्य संग्रह में संकलित है। इसके बाद सन 1949 में इनका चौथा काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और अगर यूँ कहें कि अज्ञेय जी की ख्याति का यह सर्वप्रथम सोपान है कि हरी घास पर क्षण भर इसी काव्य संग्रह से अज्ञेय जी विश्व प्रसिद्ध हो गए, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें बड़ी ही कालजयी कविताएं जैसे नदी के द्वीप, इसके अतिरिक्त कलगी बाजरे की, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इस काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद इनका जो पांचवा काव्य संग्रह आया उसका नाम था बावरा अहेरी। यह भी बहुत ही एक उत्तम कोटि का काव्य संग्रह है और इसमें भी यह दीप अकेला जैसी कविता संकलित है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह की कविता जो कालजयी कविताएं मानी जाती हैं इस काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद इनका जो अगला काव्य संग्रह आता है उसका नाम है इंद्रधनु रोंदे हुए। इसके बाद इनका एक और काव्य संग्रह आता है अरि ओ
करुणा प्रभामय। तो ये जो अरि ओ करुणा प्रभामय यह काव्य संग्रह है, इसकी उपज कहाँ से हुई? इसकी रचना अज्ञेय जी ने उस समय की जब वे थाईलैंड, जापान, मलेशिया, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इन देशों की यात्रा के दौरान इन्होंने इस काव्य संग्रह की रचना की। और उनकी एक जो कविता बड़ी ही प्रसिद्ध है, शायद बहुत से लोगों ने उस कविता को सुना भी हो, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। जापान की साम्राज्ञी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जाते समय अपने मन में किन भावों को रखती है, उन भावों का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। और यह कविता अरि ओ करुणा प्रभा में इसी काव्य संग्रह में संकलित है। इसके बाद उनका एक जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार, यह प्रकाशित होता है। इसके बाद उनका एक और जो काव्य संग्रह क्योंकि मैं सन्नाटा बुनता हूँ, या क्योंकि इसको एक और नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। और इसके बाद एक और काव्य संग्रह पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये दो काव्य संग्रह आए। सागर के किनारे, समुद्र के किनारे या समुद्र की तरंगों पर इन्होंने जो कविताएं लिखी, उसे एक काव्य संग्रह सागर मुद्रा के नाम से संकलित किया गया। एक जो इनका काव्य संग्रह महावृक्ष के नीचे, यह भी प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त इनका एक काव्य संग्रह नदी की बांक पर छाया, इस नाम से भी प्रकाशित हुआ। और इस काव्य संग्रह में उन्होंने समाज के साथ अपने संबंधों को लेकर कविताएं लिखी हैं। उनसे पता लगता है कि अज्ञेय जी केवल व्यक्तिवादी ही नहीं हैं, अपितु समाज से भी उनका गहरा संबंध है। काव्य संग्रहों के बाद अब हम इनके कहानी संग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख जो इनके कहानी संग्रह हैं, उनके नाम हैं विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल। तो कहानियाँ भी इन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। गैंग्रीन जैसी जो कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, वे बहुत से पाठ्यक्रमों में आज भी पढ़ाई जाती हैं। और जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के, उन्हें अज्ञेय की कोई न कोई कहानी पढ़ने को पाठ्यक्रम में अवश्य मिल ही जाती है। तो बड़ी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं। इनका जो पहला उपन्यास जो कि सन 1941 में प्रकाशित हुआ और बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा, शेखर एक जीवनी, 2 भागों में इसे लिखा गया। पहले भाग को उत्थान के नाम से हम जानते हैं और दूसरे भाग को संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद उनका दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप। ध्यान रखिएगा कि नदी के द्वीप नाम से इन्होंने एक कविता की रचना भी की और नदी के द्वीप नाम से एक उपन्यास की रचना भी की है। तीसरा जो उपन्यास इनका अपने अपने अजनबी, तो ये 3 उपन्यास इन्होंने लिखे। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने एक नाटक लिखा, उत्तर प्रियदर्शी नाम से एक नाटक की रचना की इन्होंने। निबंध संग्रहों की अगर बात करें तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, सबरंग, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में से हैं। और क्योंकि जीवन परिचय पर चर्चा करते समय हमने बात की थी कि उन्होंने यात्राएं बहुत की थी,
तो स्वाभाविक है कि यात्रा वृत्तांत भी उनके साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। भारत भ्रमण से संबंधित उनकी यात्राओं का विवरण उनके यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना अरे यायावर रहेगा याद में मिलता है। और जो उन्होंने यूरोप के देशों की यात्राएं की थी, पश्चिमी देशों की यात्राएं की थी, उन पश्चिमी देशों की यात्राओं से संबंधित वर्णन उनके एक यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में मिलता है। तो दो उनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं और बड़े ही रोचक यात्रा वृत्तांत हैं। यदि आपको भारत के विभिन्न स्थानों और यूरोप के पश्चिमी देशों की मानसिक यात्रा करनी है तो आपको इन दोनों यात्रा वृत्तांतों एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, इन दोनों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो यह तो बात की हमने कि अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख विशेषताएं उनकी रचनाओं की क्या हैं। तो जो पहली विशेषता मैं समझता हूँ उनके साहित्य की विशेषता है कि व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय। यदि अज्ञेय जी की कविताओं और उनके उपन्यासों को देखा जाए तो हमें यह पता लगेगा कि अज्ञेय जी यह भी चाहते थे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी स्वतंत्र रहे और यह भी चाहते थे कि व्यक्ति समाज से जुड़ा रहे। कई लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वह केवल व्यक्तिवादी थे, अहमवादी थे, अपितु ऐसा नहीं है। यदि हम उनके नदी के द्वीप इसी कविता को लें तो इस कविता में उन्होंने समाज और व्यक्ति के संबंधों पर बहुत अच्छी कविता लिखी है और उनका भी मानना यही है कि द्वीप का अस्तित्व नदी से है लेकिन द्वीप धारा भी नहीं है। अर्थात व्यक्ति का अस्तित्व समाज से है लेकिन व्यक्तित्व समाज के साथ बह नहीं सकता, उसका भी अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए। और समाज के प्रति उनके समर्पण को लेकर एक जो कविता बड़ी ही प्रसिद्ध है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। वो चाहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज को अर्पण कर दिया जाना चाहिए, उसके कौशल को, उसकी कुशलता को, उसकी सृजनात्मकता को समाज को अर्पण करने से ही वह सफल सिद्ध हो सकता है। उनके उपन्यासों को भी यदि हम देखते हैं तो ऊपरी तौर पर वे भले ही व्यक्तिवादी और अहमवादी लगें, लेकिन उनको भी यदि गंभीरता से देखा जाए तो वे भी व्यक्ति और समाज के गहरे संबंधों की व्याख्या ही करते हैं। इसके बाद जो दूसरी विशेषता हम अज्ञेय जी के रचनाओं में देखते हैं वह है मनोवैज्ञानिकता। क्योंकि उस समय मनोविज्ञान विकसित हो रहा था और फ्रायड, एडलर, युंग, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव स्वाभाविक है कि रचनाकारों पर भी पड़ा। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र, इन तीनों पर हम इस प्रभाव को देखते हैं। उसमें से अज्ञेय जी ने मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को न लेकर उसके व्यवहारिक पक्ष को अपनी रचनाओं में उतारा है। जैसे आप यदि उनके उपन्यासों को पढ़ें तो उनके उपन्यासों में फ्रायड के सिद्धांतों का प्रयोग, या आप देख सकते हैं
कि उनके उपन्यास फ्रायड के सिद्धांतों से कहीं न कहीं प्रभावित हैं। मनुष्य के मन का संघर्ष, उस अंतर्द्वंद्व को, उस तनाव को, उस कुंठा को कहीं न कहीं ये उपन्यास जाहिर करते हैं, वर्णित करते हैं, जिनका वर्णन फ्रायड ने अपने सिद्धांतों में भी किया है। तो मनोवैज्ञानिकता अज्ञेय जी की रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता रही है। तीसरी जो मैं विशेषता अज्ञेय जी की रचनाओं में देखता हूँ वह उनकी दार्शनिकता है, क्योंकि अज्ञेय जी ने यात्राएं बहुत की। तो पश्चिम के या जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के जो प्रमुख दर्शन थे उनके संपर्क में भी आए और भारत की भी बहुत से स्थानों की यात्राएं की, बहुत सा साहित्य भी पढ़ा। तो भारतीय दर्शन का भी प्रभाव उनके साहित्य में देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में प्रमुख रूप से अद्वैतवाद, उसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक है, तो बौद्ध धर्म का दुखवाद और पश्चिमी देशों का आया हुआ अस्तित्ववाद, इन तीनों ही जो दर्शन हैं, इन तीनों दर्शनों का प्रभाव हम अज्ञेय जी की रचनाओं में देखते हैं। उनकी जो साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, इसमें आप बौद्ध दर्शन का प्रभाव स्पष्टतः देख सकते हैं। उपन्यासों में अस्तित्ववाद का प्रभाव आप स्पष्टतः देख सकते हैं। बहुत सी कविताओं में भी अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव आपको दिखाई देगा। ऐसे ही उनकी जो कृति, जो कि साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार है, आंगन के पार द्वार, इसमें भी उन्होंने अपना एक दर्शन, उन्होंने जो भी यात्राएं पश्चिमी देशों की पश्चिमी देशों में अध्यात्म का क्या अर्थ है, उस दर्शन को इन्होंने आंगन के पार द्वार नामक जो इन्होंने काव्य संग्रह प्रकाशित किया, उसमें उस दर्शन की कविताएं संकलित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अज्ञेय जी दार्शनिक धरातल की कविताएं लिखने वाले लेखक हैं, वैसी रचनाएं करने वाले लेखक हैं। जहाँ तक भारत के अद्वैतवाद का प्रश्न है, उनकी जो कविता असाध्य वीणा, बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, लंबी कविता है और बहुत से पाठ्यक्रमों में यह भी विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। इस असाध्य वीणा में हम उनके अद्वैतवाद से प्रभावित दर्शन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक वीणा जो कि एक राजा के महल में रखी है और उसे कोई भी साध पाने में समर्थ नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, तो एक योगी जिन्हें केश कंबली नाम दिया गया है, अर्थात उनके केश इतने लंबे थे कि कंबल जैसे दिखाई देते थे, वह आते हैं और प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके, स्वयं को प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके, जिस उपादान से वीणा बनी है उस प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो वीणा को साध पाते हैं। इस प्रकार की यह कविता है और इसमें हम अज्ञेय जी के अद्वैत दर्शन को भलीभांति देख सकते हैं। चौथा जो बिंदु हम उनकी विशेषताओं के रूप में ले सकते हैं, काव्यगत विशेषताओं के रूप में ले सकते हैं, वह है प्रकृति चित्रण का। अज्ञेय जी ने प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप से भी, इसके अतिरिक्त उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी स्वतंत्र रचनाएं
आगे जी ने प्रस्तुत की, जिनमें कलगी बाजरे की, इसके अतिरिक्त बाबरा अहेरी, सागर मुद्रा में उन्होंने समुद्र तट पर उसकी शोभा से प्रभावित होकर जो कविताएं लिखी, वह भी प्रकृति चित्रण का ही एक उदाहरण है। उनकी एक कविता सूनी सी एक सांझ, उसमें सांझ का मानवीकरण करते हुए सांझ की महत्ता और उस प्रकृति में खो जाने की इच्छा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जिस कविता असाध्य वीणा की मैंने चर्चा की, उस कविता में भी यही संदेश मिलता है कि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है और मनुष्य को प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो प्रकृति चित्रण के संदर्भ में भी आगे जी की कविताएं विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो पांचवी विशेषता हम आगे जी की कविताओं की देखते हैं, वह है मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण। स्वतंत्रता के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि मध्यम वर्ग, जो कि था तो स्वतंत्रता से भी पहले, लेकिन स्वतंत्रता के बाद मध्यम वर्ग का अधिक विस्तार हुआ और उस मध्यम वर्ग की अपनी कुछ समस्याएं थी, उसकी कुछ कुंठाएं थी, उसके तनाव थे, उसका संघर्ष था। तो उस संघर्ष, तनाव, कुंठा, उस अकेलेपन इत्यादि का जो शहरी संस्कृति पनप रही थी, उस शहरी संस्कृति का उन्होंने यथार्थ चित्रण अपने उपन्यासों और अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। तो हम कह सकते हैं कि आगे जी मध्यम वर्ग के चित्रण करने वाले रचनाकार के रूप में उस समय हमारे सामने आते हैं और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उनके उपन्यासों के पात्र यदि आप देखें तो वे मध्यम वर्ग से ही संबंधित हैं और उनके मस्तिष्क का, उनके संघर्षों का यथार्थ चित्रण आगे जी ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके बाद उनकी जो छठी विशेषता हम देखते हैं, वह है छोटी कविताएं। आगे जी ने बहुत सी ऐसी छोटी कविताएं लिखी हैं जिनमें केवल कुछ ही पंक्तियां हैं, लेकिन यदि भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वे भाव की दृष्टि से पूर्ण कविताएं हैं और अपने कथ्य की दृष्टि से भी पूर्ण कविताएं हैं। कविता का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। सांप कविता उन्होंने लिखी। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये इतनी छोटी सी कविता, लेकिन इसमें उन्होंने महानगरों में आई अनैतिकता, मूल्यहीनता को स्पष्टतः उजागर कर दिया। इसी तरह उनकी एक कविता है, एक बूंद सहसा उछली। ये उनके यात्रा वृत्तांत का भी नाम है और एक कविता भी इन्होंने इसी शीर्षक से लिखी। जापान की जो एक कविता लिखने की पद्धति, जिसको हाइकू कहते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखने की परंपरा थी। उस परंपरा पर आधारित कविताएं भी आगे जी ने लिखी। तो एक बड़ी ही अच्छी विशेषता उनकी रचनाओं की रही है कि उन्होंने बहुत सी छोटी छोटी कविताओं की रचना की, जो बड़ी ही सार्थक और महत्वपूर्ण कविताएं हिंदी साहित्य में रही हैं। इसके अतिरिक्त उनकी जो एक और विशेषता, राष्ट्र प्रेम, यह बात बहुत से लोगों को नागवार गुजर सकती है
कि अज्ञेय जी के बारे में राष्ट्र प्रेम की बात की जा रही है। राष्ट्र कवि के रूप में तो हम मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि को ही जानते हैं, लेकिन अज्ञेय जी का राष्ट्र प्रेम इन कवियों की तरह का राष्ट्र प्रेम नहीं था, अपितु इनसे कुछ भिन्न राष्ट्र प्रेम अज्ञेय जी का राष्ट्र प्रेम है। जैसे उनकी एक कविता हमारा देश, उनका राष्ट्र प्रेम केवल जमीन या केवल देश की भूमि तक ही सीमित नहीं है, अपितु वे जो प्रत्येक निवासी जो इस देश का है, उस निवासी के दुख दर्द से सरोकार वो रखते हैं और उन्हीं के कल्याण में उनके राष्ट्र प्रेम को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो गांवों की दशा को लेकर चिंतित हैं, किस प्रकार से जो दलित और पीड़ित वर्ग है उसकी दशा को लेकर चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि इन सब का उत्थान हो और गांवों का उत्थान हो, तभी देश या राष्ट्र सशक्त हो सकता है। और इस तरह से हम उनके राष्ट्र प्रेम की विशेषता को भी उनकी कविताओं में देखते हैं। इसके बाद जो उनकी रचनाओं की एक विशेषता है व्यंग्यात्मकता। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता का गुण भी मिलता है। आधुनिक काल में जो भी मूल्यहीनता समाज में पनपी या नैतिकता का ह्रास हुआ या मध्यम वर्गीय जीवन की जो भी विसंगतियां उस समय अज्ञेय जी को दिखाई दी, उन पर उन्होंने करारा व्यंग्य भी किया है। सांप कविता को हम इसी के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शहरों की मूल्यहीनता पर करारा व्यंग्य किया है। इसके बाद हम उनकी भाषा शैली पर चर्चा करते हैं। जहाँ तक अज्ञेय जी की भाषा का प्रश्न है, तो उनकी भाषा अधिकतर तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त है और यह भी कई बार कहा जाता है कि उनकी भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली की अधिकता के कारण कहीं कहीं बहुत ही दुरूह और कठिन बन पड़ी है, अर्थात उसको एक सामान्य पाठक को समझने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हुआ है। यदि उनके कथ्य की सुगमता को देखा जाए तो उनका जो कथ्य है, जो विषय वो अपने कविताओं में खासकर उठाना चाहते हैं, उस तक पहुंचना एक बहुत ही बुद्धि की कसरत का काम है। कई बार उनकी कविताओं के भाव तक पहुंचना, उनके अभिप्राय को जानना बहुत ही मानसिक परिश्रम की मांग करता है। तो कहीं कहीं उनके कविताओं का भाव या कथ्य भी कठिन बन पड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी भाषा कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषा के नज़दीक भी पहुंची है। और ऐसा ही नहीं है कि सभी जगह उनकी भाषा कठिन ही है, अपितु बहुत जगह उनकी भाषा सरल भी है और आम बोलचाल की भाषा के निकट भी है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। लेकिन बहुत उनकी कविताओं में तो अधिकतर हमें तत्सम शब्दों की प्रधानता देखने को मिलती है और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि उनकी कविताएं पढ़ने में और समझने में कठिन सिद्ध होती हैं। यदि हम उनकी प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता की बात करें तो उन्होंने अपने कथ्य को बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और बड़ी ही अच्छी बिंबात्मकता उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। प्रतीकात्मकता भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है, जिस प्रकार से नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला,
इस प्रकार की कविताओं में प्रतीकात्मकता है। नाच एक उनकी कविता है जिसमें भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। उनके प्रमुख जो पसंदीदा प्रतीक मछली और दीप, जो कि जिजीविषा के प्रतीक हैं, बड़े ही पसंदीदा प्रतीक रहे हैं और बहुत सी कविताओं में उन्होंने इन प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ तक कविता में छंद आदि की बात की जाए तो प्राचीन छंदों के बंधन से मुक्त कविताएं अज्ञेय जी ने रची हैं। और जहाँ तक उनकी कविताओं की शैली की बात की जाए तो प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक, आत्मकथात्मक, लगभग सभी तरह की शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं, तो नए उपमानों, नई उपमाओं का प्रयोग अज्ञेय जी ने अपनी कविताओं में किया है और इसीलिए इन्हें प्रयोगवादी कवियों के रूप में भी जाना जाता है। कि चाहे वो शैली हो, चाहे वह कथ्य हो, उन्होंने कविताओं में नए नए प्रयोग किए और अन्य कवियों को भी प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया। उन्हें भी प्रेरित किया कि कविताओं में पुराने प्रतीकों को छोड़कर, पुराने उपमानों को छोड़कर नए प्रतीकों का उपयोग किया जाए। उनका कहना भी था कि पुराने समय से चले आ रहे कविता के उपमान या प्रतीक अब मैले हो गए हैं और उन प्रतीकों को अधिक घिसने से, उन प्रतीकों का अधिक बार प्रयोग करने से उन प्रतीकों का जो महत्व है वह धीरे धीरे कम हो गया है और उन प्रतीकों के स्थान पर अब कवियों को नए प्रतीक और नए उपमान प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से शैली और कथ्य के क्षेत्र में अज्ञेय जी ने नए आयामों को छुआ और अन्य कवियों के लिए, अन्य साहित्यकारों के लिए भी एक मंच प्रदान किया कि तार सप्तक के रूप में कि वे भी नए विषयों और नए शैलीगत प्रयोगों को अपनाएं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से हमने महाकवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अज्ञेय जी का कुछ अल्प परिचय अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।